सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग असिस्टेंट अकाउंटेंट के कोर्स को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको वीडियो दी थी, जो कि वीडियो रिलेटेड थी कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड। तो आई होप कि आपने उसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा। आज एक नए कंसेप्ट को, इसका नया एक्ट है, इसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे हैं। और ये पूरी की पूरी जो यूनिट हमारी चल रही है वो चल रही है लीगल फ्रेमवर्क, लीगल बिजनेस फ्रेमवर्क, और जिसके अंदर लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस भी इसको कहा जा सकता है। तो इसके अंदर बहुत सारे एक्ट हैं, तो वन बाय वन सारे एक्ट को हम लोग कवर करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे पेड कोर्स को यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सारी की सारी जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं आपको PDF के साथ में ग्रुप में प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप है। तो अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, उस पर आप अपनी क्वेरी को मुझसे पूछ सकते हैं और कंप्लीट कोर्स की डिटेल्स यहाँ पे जान सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8394948137। तो इस नंबर पे आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे अपने मैसेज को छोड़ दें, उसके बाद मैं सारी की डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है। इसके अंदर काफ़ी सेक्शंस हैं, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं जो पूछी जाती है एग्ज़ाम के अंदर। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मर्केंटाइल लॉज ऑफ आवर कंट्री। ये सबसे ओल्डेस्ट कह सकते हैं आप इंडिया के अंदर जो एक्ट है एक मर्केंटाइल से रिलेटेड। It came into effect on the 1st of September 1872 and is applicable to the whole of the India with the exception of Jammu and Kashmir। देखिए, जो ये एप्लीकेबल हुआ था 1 सितंबर 1872, सबसे पहले तो डेट ही इसकी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे इंडिया में, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में बेसिकली स्पेशल ट्रीटमेंट था, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं हुआ। Containing a total of the 266 section, it is the principal law regulating contracts in India। तो ये क्या है, यहाँ पे इसके अंदर टोटल 266 सेक्शन इसके अंदर हैं और एक प्रिंसिपल लॉ है कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, मतलब किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और उसके क्या क्या यहाँ पे इसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, वो सारा सब कुछ इसके अंदर गिवन है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस द टर्म कॉन्ट्रैक्ट अंडर इट्स सेक्शन 2H। तो सबसे पहले इसका सेक्शन है सेक्शन 2H। तो सेक्शन 2H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाई लॉ। तो ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जो इन्फोर्सिबल बाई लॉ होता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी यहाँ पे होती है लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी। तो इन्फोर्सिबल को भी अभी समझेंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए कॉन्ट्रैक्ट इज एनीथिंग दैट इज एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सिबल बाई द लॉ ऑफ द लैंड। तो ये इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन होती है। दिस डेफिनेशन हैज़ टू मेजर एलिमेंट्स, जिसके अंदर एक दो एलिमेंट हैं आपके, एक तो एग्रीमेंट है, एक इन्फोर्सिबल बाई लॉ है। So in order to understand a contract in the light of the Indian Contract Act 1872, we need to define and explain these 2 points in the definition of the contract। यानी कि हम लोगों को अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को समझना है तो हमको पहले एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबल बाई लॉ को यहाँ पे समझना पड़ेगा। उससे पहले उससे कॉन्ट्रैक्ट से पहले एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। इसका सबसे पहले सेक्शन है सेक्शन 2E। जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन था सेक्शन 2H, और इसका सेक्शन है एग्रीमेंट का 2E। तो सेक्शन 2E के अंदर यहाँ पे बताया गया है द एक्ट डिफाइंस द टर्म एग्रीमेंट एज एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो ये क्या है, एक तरीके का प्रॉमिस है या सेट ऑफ प्रॉमिस है। इसके अंदर एक प्रॉमिस हो सकता है या एक से ज़्यादा प्रॉमिस हो सकता है, जिसके अंदर यहाँ पे बेसिकली कोई डीलिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंसिडरेशन। तो यहाँ पे कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आप दोनों के बीच में जो डीलिंग हुई है उसमें कुछ एक्सचेंज होना चाहिए। अब ये एक्सचेंज आपके रुपीज़ में भी हो सकता है, करेंसी में भी हो सकता है, अदर देन करेंसी भी हो सकता है। तो मतलब कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो है पास होना चाहिए, उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडरेशन बोलते हैं। अब जब हमने बात करी है एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट में आपने देखा होगा प्रॉमिस वर्ड यहाँ पे आता है। एवरी प्रॉमिस मतलब हर एक प्रॉमिस जो है वो एग्रीमेंट बनता है। तो प्रॉमिस क्या होता है उसको भी समझते हैं।
प्रॉमिस का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 2B। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखने हैं। The act in its section 2B defined the term promise here when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal becomes an accepted proposal। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को यहाँ पे किसी प्रकार का प्रपोजल देता है और वो प्रपोजल सामने वाला बंदा एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो एक तरीके का यहाँ पे प्रॉमिस बनता है। मतलब उसने अपनी यहाँ पे कंसेंट दे दी है उस प्रॉमिस के लिए, उस जो प्रपोजल था उसकी एक्सेप्टेंस के लिए, तो वो यहाँ पे प्रॉमिस बन जाता है। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। जब भी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है तो वो हमारा प्रॉमिस बन जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर एग्रीमेंट है, प्रॉमिस है और फिर उसके बाद जाके कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बनता है। तो अगर एग्रीमेंट की जनरल सेंस में बात करते हैं, एग्रीमेंट कैसे बनता है, तो दो तरीके का होता है। एक होता है ऑफ़र प्लस एक होता है एक्सेप्टेंस। पहले ऑफ़र दिया जाता है सामने वाले को, अगर वो ऑफ़र यहाँ पे रिजेक्ट हो गया तो वो एग्रीमेंट नहीं बना। अगर वो ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है तो उस केस में वो एग्रीमेंट का पार्ट फॉर्म होता है। तो इस तरीके से एग्रीमेंट यहाँ पे बनता है। तो तीन सेक्शन सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सेक्शन 2B जो कि प्रॉमिस का सेक्शन है, और सेक्शन 2E जो कि आपका एग्रीमेंट का सेक्शन है, और सेक्शन 2H जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसके अंदर कि हमारे पास एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है इनके बीच में। पहली चीज़ है, एक कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। देखिए यहाँ पे क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले एग्रीमेंट होता है और इन्फोर्सिबिलिटी होती है उसके अंदर लॉ की। इन्फोर्सिबल लॉ का मतलब होता है कि वो लॉ के स्टैट्यूट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलता है। जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें आपने ऐसा कोई बिज़नेस के लिए डील करी, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे इलीगल बिज़नेस के लिए वो हम एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, ड्रग्स की तस्करी के लिए आपने किसी से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि आप स्टैट्यूट के अंडर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप इलीगल टाइप का काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे माना नहीं जाएगा। तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है कि लॉ के इन आइज ऑफ द लॉ आपका जो एग्रीमेंट है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वो यहाँ पे लीगल होना चाहिए और यहाँ पे सही होना चाहिए। तो इसको हम इन्फोर्सेबिलिटी बोलते हैं, जो कि लॉ के द्वारा यहाँ पे जो इन्फोर्सेबल है वो हो सके। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हमेशा एक एग्रीमेंट होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनेगा वो सबसे पहले एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है लॉ की, लॉ के द्वारा वो रेगुलेट हो जाता है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में आ जाता है। जबकि एग्रीमेंट की बात करते हैं तो एग्रीमेंट क्या है, ये प्रॉमिस और ये नंबर ऑफ द प्रॉमिसेस दैट आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग एंड आर एक्सेप्टेड बाय द पार्टीज इन्वॉल्व इन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या है, ये क्या है, एक तरीका प्रॉमिस और सेटअप प्रॉमिस है, जिसके अंदर आपके सामने वाली पार्टी के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब असहमति नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आपका प्रॉमिस एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर वो यहाँ पे एग्रीमेंट का फॉर्म ले लेता है। सेकंड जो डिफरेंस है वो है, ये कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली इन्फोर्सेबल। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है हमेशा लीगली इन्फोर्सेबल होता है, क्योंकि जब भी एग्रीमेंट बनता है, राइट, जब भी स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे प्रपोजल होता है, प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो वो एग्रीमेंट का फॉर्म लेता है, और एग्रीमेंट में जब लीगली इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमेशा जो होता है लीगली इन्फोर्सिबल होता है। जबकि हम एग्रीमेंट की बात करते हैं, एन एग्रीमेंट मस्ट बी सोशली एक्सेप्टेड, इट मे और मे नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय द लॉ। तो एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं हुआ तो वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर सेकंड डिफरेंस होता है। थर्ड जो डिफरेंस है वो ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू क्रिएट सम लीगल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे क्या है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके बनने से कोई लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ पे होनी चाहिए। लीगल का मतलब क्या है कि वैलिड। तो यहाँ पे किसी प्रकार की ऑब्लिगेशन क्रिएट होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ की, जो कि हम यहाँ पे कंसिडरेशन कह रहे हैं। उसके बाद जो एग्रीमेंट है उसके अंदर एन एग्रीमेंट डजंट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। तो इसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में नहीं आया फिलहाल अभी, तो इसके अंदर अभी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की बात करते तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो एग्रीमेंट। सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। जबकि एग्रीमेंट के सेंस में बोले तो ऑल एग्रीमेंट मे और मे नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट।
तो ज़रूरी नहीं है कि सारे एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट बने, क्योंकि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा इन्फोर्सेबल बाई लॉ होना चाहिए। तो ये दो चीज़ होनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपकी इन्फोर्सेबिलिटी हो लॉ की उसमें तो वो कॉन्ट्रैक्ट बने, तो बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। बट कॉन्ट्रैक्ट के केस में हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो पहले यहाँ पे एग्रीमेंट होंगे। उसके बाद ये तो एक बेसिक सा डिफरेंस था जो कि आपको समझ में आना चाहिए, और इसका क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आता है। ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो एग्रीमेंट, और जबकि इसके अंदर मे और मे नॉट। तो ये डिफरेंस आपको एक तरीके से ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट की हमने बात करी है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ इसेंशियल चीज़ें होती हैं, जो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या वो होते हैं कि जिसके बेसिस पे एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म होता है। सबसे पहला है टू पार्टीज़। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके अंदर एटलीस्ट दो पार्टीज़ होनी चाहिए। ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पार्टीज़ आइडेंटिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। वन ऑफ दीज पार्टीज विल मेक द प्रपोजल एंड द अदर इज़ द पार्टी दैट सेल इवेंचुअली एक्सेप्ट इट। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाती है तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को यहाँ पे प्रपोजल देती है, और सामने वाला अगर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो वो फिर एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सिबिलिटी आती है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट दो पार्टी आपके पास होनी चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। बोथ द पार्टीज मस्ट हैव ईदर व्हाट इज़ नोन एज द लीगल एग्जिस्टेंस, कंपनीज, स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, और मस्ट बी नेचुरल पर्सन। तो यहाँ पे क्या है, दोनों पार्टी जो हैं उनकी लीगल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। और लीगल एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, ये मतलब वो यहाँ पे जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो है फिजिकली एग्जिस्टेड होनी चाहिए। जैसे कोई कंपनी है, स्कूल है, ऑर्गेनाइजेशन है, नेचुरल पर्सन है, हम लोग हैं, तो हम लोग क्या है एक तरीके से लीगली एग्जिस्टेड हैं यहाँ पे। तो इस केस में ये इसकी एक फर्स्ट कंडीशन होती है। दूसरा है इंटेंट ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशन। द पार्टीज दैट आर सब्जेक्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव क्लियर इंटेंशंस ऑफ क्रिएटिंग ए लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। जब भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दोनों पार्टीज़ को अपने विज़न क्लियर होने चाहिए कि हम लोग क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उनकी जो एक तरीके से लीगल ऑब्लिगेशन है वो यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि वो किस काम के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। What this mean is those agreements that are not enforceable law, socially or domestically agreements between relatives or neighbors are not enforceable in a court of law, thus they such agreement can't be a valid contract। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई हमारा एग्रीमेंट होता है, बेसिकली कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, जैसे सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हम लोग देखते हैं, जैसे नेबर्स के साथ में या रिलेटिव्स के साथ में किसी भी प्रकार का हम लोग ऐसे करते हैं कि एक कुछ हम उनको देते हैं, कुछ उनसे लेते हैं, इस तरीके का जो एग्रीमेंट होता है वो होता है। तो उसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है, तो वो आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। जो हम ये सोशली जो चीज़ें करते हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है, वो एग्रीमेंट क्योंकि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपकी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होनी चाहिए, इंटेंशन आपकी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की होनी चाहिए। थर्ड केस है, थर्ड के अंदर क्या है, केस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हैं। जैसे इसके अंदर कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे पास में, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जो अगर रिटन में नहीं होंगे तो वो फिर यहाँ पे इनवैलिड होते हैं, या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हम उसको कहते हैं। वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, इसको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले आप लोगों को समझ लेना है कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जिनको हम लोगों को रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस अगर है तो उस केस में यहाँ पे ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज ये इनवैलिड या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दूसरी चीज़, अगर हमारे पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, तो आपको पता है कि उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नेसेसरी होता है। तो उस केस में भी ये जो है केस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। अगर ये स्पेसिफिक कुछ केस है तो वहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगे। उसके बाद है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। यहाँ पे क्या है कि सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ जो टर्म हैं उनकी मीनिंग जो है यहाँ पे स्पेसिफाई होनी चाहिए, मतलब आपको एक तरीके से क्लियर होनी चाहिए। कंसिडर दिस स्टेटमेंट, जैसे आई एग्री टू पे मिस्टर एक्स ए डिजायरेबल अमाउंट ऑफ हिज हाउस एट सो एंड सो लोकेशन, दिस इज़ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ ऑल द पार्टीज एग्री टू दिस टर्म।
Of course, it is to be a desirable amount is not well defined and has no certainty of meaning। यहाँ पे क्या है कि आपने एग्जाम्पल के लिए क्या कहा, आई एग्री टू पे मिस्टर एक्स ए डिज़ायरेबल अमाउंट फॉर हिज हाउस एट सो एंड सो लोकेशन। तो यहाँ पे क्या है कि आपके एक तरीके से सर्टेनिटी कुछ नहीं है। वो बोलता है कि अगर मुझे इस लोकेशन पे मिस्टर एक्स से एक हाउस मिल जाता है तो उस केस में जो भी मिस्टर एक्स बोलेगा वो मैं यहाँ पे पे करने को तैयार हूँ। तो ये कंडीशंस में ना तो उसकी लोकेशन यहाँ पे सेट है, ना ही फिक्स है, मतलब ना ही इसके अंदर अमाउंट फिक्स है, कंसिडरेशन कितना पे किया जाना है ये फिक्स है, तो मतलब इसके अंदर सर्टेनिटी नहीं है। तो इस केस में आपके पास अगर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर मीनिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए कि क्या आप पे कर रहे हैं, कितना कंसिडरेशन है, किस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, क्या हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, ये सब कुछ यहाँ पे सर्टेन होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। सपोज टू पीपल डिसाइड टू गेट इनटू एन एग्रीमेंट व्हेन ए पर्सन ए एग्रीज टू ब्रिंग बैक द पर्सन बीज डेट रिलेटिव बैक टू लाइफ even when all the parties agreed and all the other conditions of a contract are satisfied, this is not valid because bringing someone back from the dead is impossible task। तो यहाँ पे क्या है ना, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि जो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग देखते हैं निब्बा निब्बी जो लोग होते हैं वो लोग क्या कहते हैं, कस्में खाते हैं कि हम तेरे लिए तारे तोड़ लाएंगे, चाँद तारे तोड़ लाएंगे, है ना। तो वो बेसिकली क्या है, इम्पॉसिबल टास्क है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उस केस में वो सिर्फ बात करने के लिए ठीक है, वो सिर्फ आपको एक तरीके से जुमलेबाजी के लिए ठीक है, बट उसके लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस है एग्रीमेंट की वो यहाँ पे इम्पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी परफॉर्मेंस में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए दिया गया है कि वो बोलता है कि हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे दो पर्सन होते हैं, वो कहते हैं कि अगर तो मेरे मरे हुए पिताजी को या इसको अगर वापस लेके आता है तो हम यहाँ पे एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये टास्क जो है ये इम्पॉसिबल टास्क है। तो इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड या इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्योंकि इसके अंदर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस और एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट आपके बीच में हुआ है उसको कॉन्ट्रैक्ट में बदलने की पॉसिबिलिटी, परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी इसके अंदर नहीं है। मतलब एक तरीके से ऐसी चीज़ें हो गई जिनको हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कंपोनेंट है फ्री कंसेंट। अब कंसेंट का मतलब होता है कि सहमति देना। फ्री कंसेंट का क्या मतलब है कि अगर आप किसी से के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आपने पहले एग्रीमेंट किया है तो उसके साथ फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब उसकी सहमति होनी चाहिए, उसकी खुद की सहमति होनी चाहिए। ज़ोर ज़बरदस्ती से आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ होना चाहिए। अगर वो एग्रीमेंट आपका ज़ोर ज़बरदस्ती से हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट बन भी गया तो बाद में वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में तो क्या है, दोनों पार्टीज़ एग्री थी, मतलब ज़बरदस्ती एग्री करी गई या जो भी था, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया बट वो बाद में यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाता है। कंसेंट इज क्रूशियल फॉर एन एग्रीमेंट एंड दस फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ टू पीपल रीच ए सिमिलर एग्रीमेंट इन द सेम सेंस दे आर सेट टू कंसेंट टू द प्रॉमिस। अगर आपने एक चीज़ बोली, जैसे हम लोग देखते हैं ना कम्युनिकेशन गैप जब होता है या डिफरेंट टाइप की जब हम लोग एम्बिग्युइटी होती है वर्ड के अंदर, तो अगर आप कुछ बोलते हैं सामने वाला कुछ और समझे, जैसे राइट का मतलब है, एक राइट का मतलब है कि मैंने जो राइट बोला उसका मतलब दायां था, सामने वाले ने जो राइट बोला उसका मतलब लिखना था। तो इस तरीके से जो एम्बिग्युइटी होती है वो इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, उसके बेसिस पे कंसेंट दी हुई नहीं होनी चाहिए। मतलब जो मीनिंग मैं बोल रहा हूँ सामने वाला उसी चीज़ को समझे और उसके बेसिस पे अपनी कंसेंट यहाँ पे दे। However, for a valid contract, we must have free consent, which means that the two parties must have raised consent without either of them being influenced or coerced or misrepresented or tricked up। यहाँ पे क्या है tricked up? तो यहाँ पे क्या है, आपने किसी का कोअर्सन नहीं किया, किसी को इन्फ्लुएंस नहीं। कोअर्सन मतलब होता है डरा धमका के यहाँ पे सहमति दिलाना। मिसरिप्रेजेंटेशन आपने नहीं किया या इस तरह के ट्रिक्ड अप नहीं किया किसी को आपने यहाँ पे, मतलब ज़बरदस्ती का किसी प्रकार का कोई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपने नहीं करवाया है, चाहे आप किसी भी बेसिस पे उसको कराएं। जैसे पुरानी मूवी में आप देखते थे ना, वो कहता था कि जब कोर्ट पहुँचने से पहले, राइट, जैसे आपका कोई हीरो होता था तो हीरो जो है वो कोर्ट में गवाही देने के लिए जाता था किसी
विलन के सज़ा के लिए, मतलब विलन को यहाँ पे विलन कंसिडर करने के लिए कोर्ट में यहाँ पे गवाही देता था। तो उससे पहले क्या कर लेते थे, उसकी माँ को उठा लेंगे या किसी को उठा लेंगे और कहता है कि काली पहाड़ी के नीचे आ जाना और वहाँ पे आपको अपनी फैमिली मिलेगी, अगर तूने गवाही दी तो गवाही के बदले में तुम उनकी जान को गंवा बैठोगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे कोअर्सन की सिचुएशन है, यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ उन दोनों के बीच में वो ज़बरदस्ती का हुआ कि तू गवाही मत देना और उसके बदले में मैं तुम्हारी फैमिली को यहाँ पे आज़ाद कर दूंगा। तो ये जो है कोअर्सन का केस है और इसके अंदर इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को, ये फ्री कंसेंट नहीं है। तो यहाँ पे फ्री कंसेंट का मतलब ये है, अगर फ्री कंसेंट ना भी हो और आपका कॉन्ट्रैक्ट बन भी गया तो वो मैंने जैसे आपको बताया बाद में वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट है उसकी बात आती है, वो है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़ का मतलब होता है कि आपकी एक तरीके से एलिजिबिलिटी है क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को करने की। सेक्शन 11 इसके साथ डील करता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान में रखना है। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़ में सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है 1872 इसके साथ डील करता है। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ फर्स्ट ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ विच ही इज़ सब्जेक्ट, मतलब वो क्या है, माइनर चाइल्ड नहीं है, वो मेजर है, 18 साल से ऊपर का है। और सेकंड है हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, वो किसी प्रकार का अनसाउंड माइंड नहीं है, मतलब पागल टाइप का नहीं है, उसके एक तरीके से साउंड माइंड है, मतलब अच्छा, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट में उसका माइंड सही का काम करता है। थर्ड है नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट। तो मतलब क्या, किसी भी प्रकार से स्टैट्यूट के द्वारा, लॉ के द्वारा वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट में वो यहाँ पे एंटर करने वाला है। तो ये अगर होता है तो इस केस में हम कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो पर्सन और वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है कंसिडरेशन, और ये कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विदाउट कंसिडरेशन एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। क्विड प्रो क्यू मीन्स, यहाँ पे देखिए समथिंग इन सड रिटर्न, यहाँ पे ये जो है समथिंग इन रिटर्न को ही कंसिडरेशन कहा जाता है। which means that the parties must accrue in the form of some profit, right, interest etc। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली किसी प्रॉफिट के सेंस में बन सकता है, कोई राइट के सेंस में बन सकता है, इंटरेस्ट के सेंस में बन सकता है, और सीम टू हैव सम पार्ट ऑफ द वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो यहाँ पे क्या है, आप अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कुछ ना कुछ आपके एक्सचेंज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप दुकान में गए, तो दुकान में जाने के बाद आपने क्या किया, दुकानदार से सामान लिया, उसके बदले में आपने उसको पे किया, तो वो कंसिडरेशन है। उसने सामान आपको दिया, आपने उसको पे किया, तो दोनों साइड से कुछ ना कुछ एक्सचेंज हुआ, तो इस तरीके से इसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। जब गिफ्ट विफ्ट मिलता है तो उस दौरान उसको कंसिडरेशन नहीं होता है, तो वो इसके अंदर नहीं आता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि रिलेटिव्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं बनता है। जो हमने बात करी थोड़ी देर पहले, सोशली जो चीज़ें हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। उसके बाद है लॉफुल कंसिडरेशन। एक तो कंसिडरेशन है, दूसरा लॉफुल कंसिडरेशन है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो कंसिडरेशन तो जनरल सेंस में आप समझ गए हो, लॉफुल और अनलॉफुल कंसिडरेशन। अनलॉफुल कंसिडरेशन का क्या मतलब है, जैसे मैंने बोला कि मुझे कंसिडरेशन ही मेरे को करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ड्रग्स की डीलिंग करता हूँ, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप मुझे ड्रग्स दे दो, या इसी तरीके से ऐसा कोई तस्करी मैं कर लेता हूँ, तो उसमें भी तो कंसिडरेशन है, लेकिन वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, वो अनलॉफुल कंसिडरेशन है। जैसे सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट अनलॉफुल कंसिडरेशन आर डिफाइंड एज दो। यहाँ पे अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या है, इट इज़ फॉरबिडन बाय द लॉ के द्वारा इस चीज़ को यहाँ पे रोक लगी हुई है, इस कॉन्ट्रैक्ट पे आप नहीं कर सकते। इज ऑफ सच ए नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ और इज फ्रॉडलेंट। तो यहाँ पे अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये कंसिडरेशन अगर हो जाता है, तो उस केस में ये किसी लॉ को यहाँ पे ब्रेक करने का काम करेगा इन फ्यूचर। इन्वॉल्व ए एम्प्लॉइज इंजुरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। यहाँ पे क्या है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कंसिडरेशन हो भी गया, तो एक पर्सन की दूसरे पर्सन को इंजर करने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, किसी की प्रॉपर्टी को हार्म करने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। उसके अलावा द कोड रिगार्ड्स
इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी कि इसको मॉरलिटी के बेसिस पे इमोरल यहाँ पे बना दिया गया और कहा कि ये पब्लिक पॉलिसी के लिए यहाँ पे सही नहीं है, पब्लिक के लिए सही नहीं है। तो इस केस में जो भी कंसिडरेशन बनता है आपका अनलॉफुल कंसिडरेशन होता है, ये चीज़ इसके अंदर है। दीज कंडीशंस विल रेंडर द एग्रीमेंट इलीगल, अगर एग्रीमेंट बन भी जाता है इस केस में तो फिर वो इलीगल यहाँ पे कंसीडर कर दिया जाएगा। तो ये तो बात थी हमारे कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले टू पार्टीज़, उसके अलावा सम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स इसके अंदर आते हैं, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज़, कंसिडरेशन एंड लॉफुल कंसिडरेशन। तो ये 9 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो है टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इनसे क्वेश्चन आता है कि कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप्स होते हैं। अब इसको जो कॉन्ट्रैक्ट क्लासिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्ट का 3 तरीके से किया जाता है। सबसे पहले वैलिडिटी के बेस पे होता है, दूसरा फॉर्मेशन के बेस पे होता है, तीसरा परफॉर्मेंस के बेस पे होता है। सबसे पहले वैलिडिटी के बेस पे अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और फॉर्मेशन के बेसिस पे बात करें तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इम्प्लाइड होते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और टेसिट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखें तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो है सारे के सारे जो टाइप्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो यहाँ पे होते हैं। अब इनको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे और इसकी बेसिकली करैक्टरिस्टिक को देखेंगे, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का होता है, विद एग्जाम्पल इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। पहला कॉन्ट्रैक्ट है, जब भी हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द वैलिडिटी, तो पहला आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, एग्रीमेंट दैट इज लीगली बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल, इट मस्ट क्वालिफाई ऑल द इसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जब भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात आएगी तो मतलब जितने हमने बेसिकली कंपोनेंट्स पढ़े हैं, राइट, उसके अंदर इन्फोर्सेबिलिटी होनी चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, उसके अलावा कंसिडरेशन यहाँ पे होना चाहिए। तो जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो सारी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की हैं। तो जितने भी आपके एग्रीमेंट हैं, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ द लॉ यहाँ पे हो गई तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो सबसे सिंपल है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। अब इसके अंदर और एग्रीमेंट क्यों लिखा हुआ है इसको ध्यान में रखना कि जब भी हम बात कर रहे हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, तो वॉइड एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली एग्रीमेंट जब वॉइड होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बोला है, क्योंकि इनकेस अगर बन गया वो कॉन्ट्रैक्ट तो भी वो वॉइडेबल हो जाता है। बट यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे अगर एग्रीमेंट जो है उसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं आई तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। तो हम उसको क्या कहेंगे, वॉइड एग्रीमेंट हम लोग उसको बोलेंगे। द सेक्शन 2J ऑफ द एक्ट डिफाइंस ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन क्या है 2J वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल। मतलब क्या कि पहले वो क्या बेसिकली क्या था, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ था, लेकिन बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इन्फोर्सिबिलिटी उसके अंदर ख़त्म हो गई, वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल। तो मतलब इन्फोर्सिबल नहीं रहा तो उस केस में हम उसको क्या कहते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। दिस मेक्स ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट दैट आर नॉट इन्फोर्सिबल बाई कोर्ट और लॉ एज वॉइड। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्फोर्सिबल बाई लॉ नहीं है तो वो यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, ए एग्रीज टू पे बी ए सम ऑफ ₹10,000 आफ्टर 5 years अगेंस्ट ए लोन ऑफ ₹8,000। ए डाइज ऑफ नेचुरल कॉज इन 4 years, the contract is no longer valid and becomes void due to the non-enforceability of the agreed terms। यहाँ पे हुआ क्या, A agrees to pay B a sum of, यानी कि A ने एग्री किया B को एक 10,000 रुपये देने का और उसने बोला कि 5 साल के बाद मैं ये लोन जो है 5 years अगेंस्ट ये लोन ऑफ ₹8,000। तो यहाँ पे क्या है, आपने दो पार्टी हैं, दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बेसिकली एग्रीमेंट समझ लीजिए पहले। तो एग्रीमेंट हो रहा है और ए ने एग्री किया बी को 10,000 रुपये का सम देने का और अगेंस्ट लोन ऑफ ₹8,000, 8,000 के लोन के बदले में वो 10,000 रुपये दे रहा है, मतलब 2,000 रुपये इंटरेस्ट का रहेगा। उसके बाद होता क्या है, नेचुरल डेथ की वजह से ए यहाँ पे मर जाता है।
नेचुरल कॉज होता है 4 साल के बाद। बचता कितना है, 1 साल बचता है। बट 1 साल के जो टर्म्स एंड कंडीशन है अब तो फुलफिल हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक पार्टी तो यहाँ पर रही नहीं। तो उस केस में यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मिनिमम 2 पार्टीज तो है ही नहीं और सामने वाला पर्सन है ही नहीं। तो उस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बन जाता है वॉइड। अब अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि जब तक यहाँ पे दोनों पर्सन के बीच में सही चल रहा था, दोनों पर्सन जिंदा थे, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन बाद में ये क्या बन गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में आ चुका है। तो ये होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर डिफाइंड इन सेक्शन 2I ऑफ द एक्ट। ये क्या है, सेक्शन 2I इसका सेक्शन है, इसको ध्यान में रखना है। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract। अब यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हो सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी तो जो है वैलिड है, मतलब एक पार्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट करने का तरीका है वो वैलिड है, मतलब एक तरीके से एक पार्ट में जो काम हो रहा है वो वैलिड हो रहा है, लेकिन दूसरे तरफ जो हो रहा है वो वैलिड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया। अब अगर ए के पर्सपेक्टिव से देखें तो चीज़ें क्या है, एक तरीके से ये जो करना चाह रहा है वो एक तरीके से सही है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए ये लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है, ये करना चाह रहा है इस चीज़ को। बट बी के ऑप्शन पे ये लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ये किसी कोर्सन की वजह से, कोई ज़बरदस्ती या फिर कोई इन्फ्लुएंस में आके ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो एक के ऑप्शन पे तो ये कॉन्ट्रैक्ट सही हो सकता है, बट दूसरे के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में जाके यहाँ पे कैंसिल होता है, जिसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पे कहते हैं। दिस मे बी सम डिफ़िकल्ट टू रैप यूर हेड अराउंड, बट कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है कि आपको बेसिकली क्या है, एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल्स के थ्रू लॉ की सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। ए एग्रीज टू पे ए सम ऑफ ₹10,000 टू पर्सन बी फॉर एन एंटीक चेयर। दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वैलिड। द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट द पर्सन बी इज़ ए माइनर एंड कांट लीगली एंटर ए कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या है, 2 लोग थे। ए ने क्या किया, बी को पे करना चाहा 10,000 रुपये। उसने कहा ठीक है हम एग्री करते हैं, 10,000 रुपये पे करते हैं और आप हमें क्या दो, एक एंटिक चेयर दो, मतलब एक कह सकते हैं कि प्रीसियस आइटम है, उसको हमको दे दो, चेयर को। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरीके से ठीक है। देखो इसके अंदर क्या है, 2 पार्टी हैं वो भी है, इसके अंदर क्या है, इन्फोर्सिबिलिटी है वो भी है, और दूसरी चीज़ क्या है, कंसिडरेशन है वो भी है। बट इसके अंदर सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि बी जो है वो माइनर है, कॉम्पिटेंट नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट करने को। इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे इसेंशियल फीचर होने के बाद भी एक फ़ीचर नहीं होने से ये कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या है, लीगली नहीं बन सकता, और इसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो बेसिकली ये इनवैलिड भी नहीं है, ये स्टार्टिंग से वॉइड भी नहीं है, बाद में जाके ये वॉइड होता है ऑन दी ऑप्शन ऑफ द अनदर पर्सन। तो इसको हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैलिड था, क्योंकि ए ने खरीदना चाहा, उसके बदले में कंसिडरेशन भी वो पे कर रहा है। एंड ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, बट पी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो ये वॉइडेबल होता है। एज एंड व्हेन बी बिकम्स ए मेजर ही मे और मे नॉट एग्री टू टर्म्स, दस दिस इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है कि जो बी है आज क्या है, माइनर है, लेकिन जैसे वो मेजर बनता है, मतलब कल को उसकी जो बेसिकली हम कहते हैं एज जो है वो बढ़ती है 18 साल से ऊपर, तो उस केस में वो बाद में उस टर्म्स एंड कंडीशन को माने या ना माने, ये तो डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आज जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यहाँ पे वॉइडेबल होता है, क्योंकि कल को वो उन टर्म्स एंड कंडीशन को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की। देखिए इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो बेसिकली क्या है, जो आपके एक तरीके अगेंस्ट दी लॉ होता है, जो किसी लॉ को ब्रेक करता है, वो सारे के सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एन एग्रीमेंट दैट लीड्स टू वन ऑल द पार्टीज ब्रेकिंग ए लॉ और नॉट कन्फर्मिंग to the norms of the society is deemed to be illegal by the court. A contract opposed to the policy
पब्लिक पॉलिसी इज ऑल्सो इलीगल। तो यहाँ पे क्या है, कितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट आपके पब्लिक के बीच जो आपके बेसिकली हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट होते हैं, वो भी इलीगल होता है। हमारी लॉ को ब्रेक करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही जाता है, जैसे आपने नशे का कारोबार करना है या इस तरीके के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, आपने किसी को मारना है, जैसे किसी की सुपारी देनी है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कंसिडरेशन भी होता है, एग्रीमेंट भी होता है, एक्सेप्टेंस भी होता है, प्रपोजल भी होता है, सब कुछ उसके अंदर होता है। लेकिन जो है वो लीगल नहीं है, हमारे स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग वो लीगल नहीं है, तो उस केस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म ले लेते हैं। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, unenforceable contract are rendered unenforceable by law due to some technical the contract can't be enforced against any of two parties। तो ये क्या है बेसिकली जिसके अंदर बात की जाती है, जैसे हमने माइनर के केस में देखा तो इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है लॉ की, किसी न किसी रीजन की वजह से यहाँ पे एक पर्सन या दोनों पर्सन के बीच में जो इन्फोर्सिबिलिटी होती है लॉ की वो यहाँ पे नहीं होती है। जैसे ए एग्रीज टू सेल to be 100 kgs of rice for rupees 10,000, but there was a huge flood in the state and all the rice crops were destroyed. Now this contract is unenforceable and cannot be enforced against either parties। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ए ने एग्री किया बी को 100 kg राइस सेल करने का 10,000 रुपीज़ में, बट होता क्या है फ्लड की वजह से सारा राइस बह जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अब इन्फोर्सेबल नहीं रहा क्योंकि राइस ख़त्म हो चुका है। तो इसमें अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उससे पैसे नहीं मांग सकता ज़बरदस्ती का, क्योंकि उसने यहाँ पे राइस की डिलीवरी दी नहीं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके अनइन्फोर्सेबल बन चुका है। अब उसके बाद एक जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारे वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। पहला है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। तो क्या है, जब भी आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है पहले आपका क्या था, इन्फोर्सेबल बाय लॉ था और इन्फोर्सिबिलिटी उसके अंदर थी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, सीधी सी बात है। लेकिन बाद में क्या होता है, उसमें इन्फोर्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है लॉ की किसी रीजन की वजह से, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वॉइडेबल क्या है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे वॉइडेबल का मतलब क्या है, एक के ऑप्शन पे, तो एक जो पार्टी है उसके ऑप्शन पे तो ये वॉइडेबल मतलब बेसिकली जो लीगल होता है, और दूसरी का इन्फोर्सेबल भी होता है लॉ के द्वारा, बट दूसरे के ऑप्शन पे मतलब दूसरे पे ये एक तरीके से इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती लॉ की। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों पार्टी के बीच में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड इफ ईदर इट लैक्स द एसेंशियल एलिमेंट्स द लॉ चार्जेस ड्रेस्टिकली और द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चेंज सच दैट इट इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि आपके अगर किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं अगर वो यहाँ पे नहीं हैं, या इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जब होता है उसके बाद किसी भी तरह के यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव होता है, तो उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बेसिकली ब्रीच होता है वो हम लोग कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी तरफ वॉइडेबल के केस में एक कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज रिजर्व्स इट्स कंसेंट और द कंसेंट ऑफ द वन ऑफ द पार्टीज वाज नॉट फ्री एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इसके अंदर क्या है, एक पार्टी है उसकी कंसेंट तो यहाँ पे फ्री हो सकती है, लेकिन दूसरी पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कोअर्सन के द्वारा या किसी प्रकार का आप ये इन्फ्लुएंस करने के द्वारा आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट करवाया, तो बाद में वो पहले तो क्या था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था और दोनों के बेसिकली दोनों की यहाँ पे कंसेंट थी, लेकिन एक की ज़बरदस्ती कंसेंट थी तो वो बाद में यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कांट बी फुलफिल्ड, तो यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बन नहीं सकते वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली। और the validity and enforceability of the voidable contract depends on the choice of the unbound party. If the unbound party decided to repudiate the contract, it becomes void। यहाँ पे क्या है कि अगर आपने void contract क्या है बेसिकली, void contract तो आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि इसमें तो आपकी enforceability ख़त्म हो गई, लेकिन voidable contract में बेसिकली ये आपका एक तरीके से आगे बढ़ सकती है क्योंकि इसमें डिपेंड करता है पार्टीज़ के ऊपर। अगर आपने कहा फॉर एग्जांपल जैसे कोर्ट के अंदर एक पहली बार में
एक पार्टी बोलती है कि मेरे को ज़बरदस्ती ये कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया, तो वो वॉइडेबल हो सकता है। लेकिन बाद में वो गवाही देती है और बोलती है कि नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था कि ज़बरदस्ती मेरे से बुलवाया गया, ये किया गया, वो किया गया, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या रहता है, वैलिड ही रहता है। तो इसमें ये ऑप्शन रहता है, पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दिस टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कांट ग्रांट एनी राइट और द कंसिडरेशन टू एनी ऑफ द इन्वॉल्व पार्टी। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी प्रकार का कोई जो पार्टीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको कोई राइट नहीं मिलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या फिर कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं किया जाता। जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर द राइट टू रिसाइन और द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज रिटेन्ड बाय द अनबाउंड पार्टी। तो यहाँ पे क्या है आपकी कि जो अनबाउंड पार्टी है बेसिकली उसके पास यहाँ पे हक होता है, वो बेसिकली यहाँ पे कंपनसेशन उसको मिल सकता है। अगर ज़बरदस्ती का उससे कॉन्ट्रैक्ट करवाया है तो अभी तक का जो भी उसको लॉस हुआ है उसकी भरपाई इसके अंदर हो सकती है। तो ये है आपका वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक डिफरेंस। उसके बाद अगर बात आती है नेक्स्ट जो टाइप है उसकी, टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन। तो फॉर्म के बेस पे, फॉर्मेशन के बेस पे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, द सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट डिफाइन व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म एक्सप्रेस। अगर मैं पहले उसका एग्जांपल दूँ आपको, सीधा एग्जांपल, तो एक्सप्रेस का मतलब होता है कि आपने अपने वर्डिंग के थ्रू कोई बात सामने वाले को बोली है, कॉन्ट्रैक्ट किया है सामने वाले को, चाहे आपने बात को बोला, आपने वर्बली बोला या तो आपने लिख के दिया, दोनों फॉर्म इसके अंदर होते हैं जब भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो आप समझते हैं प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस मेड इन वर्ड्स द प्रोमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। तो यहाँ पे क्या है, जब भी आपका कोई प्रॉमिस होता है वो आप प्रॉमिस को बेसिकली क्या कर रहे हैं, वर्डिंग के थ्रू यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो स्टार्टिंग में होगा वो प्रॉमिस ही होगा, उसके बाद प्रॉमिस के बाद तो एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट के बाद तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो मतलब एसेंशियली जो हम इवेंचुअली बात कर रहे हैं तो वो हम बात कर रहे हैं कि ये जो है वर्डिंग में होना चाहिए, वर्ड्स में यहाँ पे होना चाहिए। दिस मीन that if a proposal of a promise is expressed by listing the terms in the words in writing or orally is said to be an express contract as long as it gets acceptance from the other party। तो इसके अंदर क्या है कि अगर आपने लिखा है, आपने रिटर्न में दिया है तो भी यहाँ पे सही है, अगर आपने ओरली बोला है तो भी यहाँ पे सही है, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर वर्ड्स यूज हुए हैं तो उसके बेसिस पे सामने वाली पार्टी ने आपको एक्सेप्टेंस दी है, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और ये सेक्शन 9 में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है आपके पास में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। द सेक्शन पार्ट ऑफ द सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट डिफाइन व्हाट इज मीन बाय द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। यानी कि इसके अंदर आप वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप इसके अंदर बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर काइनेसिस का यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर प्रॉक्सिमिटी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर वर्डिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप दुकान में जाते हो, दुकान में गए, आपको पता है कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी हुई है, स्प्राइट की बोतल रखी हुई है 40 रुपीज़ की है, ठीक है। आपने उसका फ्रीज़र खोला और उसमें से एक स्प्राइट की बोतल निकाली और उसको 40 रुपये दे के आप सीधे घर आ गए। ना उसने आपसे कुछ पूछा, ना ही आपने कुछ बोला, ना ही उसने कुछ पूछा और ना ही आपने कुछ बोला। तो आपने सीधे क्या किया, उससे बोतल ली और आप घर आ गए, उसको पैसे दिए, बात ख़त्म, कॉन्ट्रैक्ट बना और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी हो गया। तो ये होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब चीज़ें दोनों को पता है, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। Going by the definition, we can say that a contract in which the terms of the agreement are not expressed in written or oral form is implied contract। तो इसके अंदर क्या है कि आपके रिटन और ओरल फॉर्म में यहाँ पे कोई भी वर्डिंग एक्सप्रेस नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, यू बोर्ड ए रिक्शा एंड द ड्राइवर स्टार्ट्स टू ड्राइव, यू टेल द ड्राइवर द एड्रेस वेयर ही हैज़ टू ड्रॉप यू, द ड्राइवर स्टॉप्स एंड यू पे हिम। आपने एक रिक्शा वाले को रोका और उससे बोला कि उससे कुछ बोला नहीं, आपने डायरेक्टली आपने कुछ लिखा हुआ था या आपने उसको दे दिया पर्चा जिस पे आपने एड्रेस लिखा हुआ था, आपने ना ही उसको कुछ बोला, तो उसने क्या किया, आपसे पैसे लिए और आपको उस एड्रेस पे ड्रॉप कर दिया। तो ये क्या है, एक तरीके का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दोनों के बीच में तो आप कोई वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, बेसिकली दोनों पार्टीज़ को
चीज़ें जो हैं क्रिस्टल क्लियर हैं कि क्या चीज़ हो रही है। जैसे दुकान पे गए, आपने सामान लिया, उसको पता है आप ये सामान ले जा रहे हो और उसके बदले में आपने उसका प्राइस पे किया, दैट्स इट। उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब ये क्या है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है ये जो है एग्जम्पशन है सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट का। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो इसेंशियल्स हैं, जो अभी तक हमने पढ़े हैं, कंपोनेंट्स पढ़े हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने के, तो वो इसके अंदर फॉलो नहीं होते हैं। इसके अंदर ना ही पार्टी के बीच में कंसेंट होती है, ना ही यहाँ पे प्रपोजल होता है, ना ही यहाँ पे एक्सेप्टेंस होती है, ना ही कोई एग्रीमेंट बनता है, ना ही रियल में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट फिर भी हम इसको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? सबसे पहले एक एग्जांपल के लिए समझते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे थे, ठीक है, वहाँ पे आपका क्या हुआ, वॉलेट वहाँ पे गिर गया। तो वो वॉलेट जो है सामने किसी और पर्सन को मिल जाता है और आप चले जाते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि वो पर्सन को आपका वॉलेट मिला है, उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरा वॉलेट वापस कर। तो वो कहता है कि मैं वापस क्यों करूं, ये तो मुझे रोड पे मिला हुआ है और मैं इसको वापस नहीं करूंगा। तो उस केस में आप जो है कोर्ट में उसको केस करते हैं और आप बोलते हैं कि मेरा यहाँ पे वॉलेट गिरा था और इस पर्सन ने वॉलेट को वापस करने से मना कर दिया। तो कोर्ट इस केस में आपको क्वाजी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जजमेंट के बेसिस पे आपको बेनिफिट देगा और बोलता है कि जो आपको बेसिकली अगर रोड पे किसी का पर्स गिरा है तो सामने वाले पर्सन को उसे लौटाना चाहिए, क्योंकि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बात बोली जाती है कि किसी के एक के लॉस पे दूसरे का बेनिफिट नहीं होना चाहिए। ये जो है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का रूल होता है और वहाँ पे कोई फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स की बात होती है, हमारे जो रूल्स की बात होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जिसका पर्स है उसे वो वापस मिलना चाहिए था। ये होता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अब समझते हैं। दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस दैट नो एग्रीमेंट आर मेड बिटवीन एनी ऑफ द पार्टीज। इन फैक्ट देयर इज़ अ नो कॉन्ट्रैक्ट प्रायर टू सम कोर्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बैंक मिस्टेकली transfer a large amount of the money into your account. Now there is no written or oral or any sort of the agreement between you and the bank, but the money doesn't belongs to you. अगर आपने बैंक अकाउंट में, बैंक ने गलती से आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे अकाउंट में तो आ गए हैं, अब मैं इसको वापस नहीं करूँगा। ऑल्दो आपके और बैंक का किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं बना है, फिर भी आपको वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं है, आप उस पे आपका हक नहीं होता है। ये होता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। यू विल हैव टू रिटर्न द मनी इवन इफ़ यू डोंट वांट टू। द बैंक विल अप्रोच द कोर्ट एंड द कोर्ट विल इशू एन ऑर्डर टू रिटर्न द मनी विच इज़ बिकमिंग ए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में यहाँ पे बन गया, उसको हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। So here we see that a quasi contract is not agreed upon the parties, but it comes into existence by a court order. तो ये कोर्ट ऑर्डर के बेसिस पे यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आता है। It is thus enforced by the law which also creates it. तो यहाँ पे जैसे ही कोर्ट में जाता है तो इन्फोर्सिबिलिटी भी इसके अंदर आ जाती है लॉ की। Most of the time the quasi contract is created by to stop any of the parties from taking unfair advantage of the other. तो यहाँ पे क्या है कि एक पार्टी के लॉस पे दूसरे का एडवांटेज नहीं होना चाहिए। इसके अंदर बोला जाता है कि अनफेयर एनरिचमेंट ऑफ ए पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। इसकी डेफिनेशन होती है, उसके अंदर बोला जाता है कि एक ही कॉस्ट पे दूसरे का बेनिफिट नहीं होना चाहिए। तो इसको जो फॉर्म होता है वो पूरा का पूरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है, उसके बेसिस पे यहाँ पे जजमेंट दी जाती है। तो एक स्पेशल तरह का कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। एक तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स की। ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पार्टीज इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द एक्ट और द फॉरवेरेंस प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन परफॉर्म्ड बाय वन, बोथ और ऑल पार्टीज। तो इसके अंदर देखिए, जैसा आपको दिख रहा है एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटिंग, दूसरा हम पढ़ेंगे जैसे, तो एग्जीक्यूटेड अगर दिख रहा है तो मतलब ऑब्लिगेशन पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों पार्टीज़ की अपनी ऑब्लिगेशन होती है, तो वो ऑब्लिगेशन जब यहाँ पे परफॉर्म हो गई है, जब प्रॉमिस था वो यहाँ पे वो उसकी एक्टिविटी पूरी हो चुकी है, तो उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट।
बेसिकली इट मीन्स दैट वट एवर द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड हैज़ बिन कैरिड आउट दस द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिन एग्जीक्यूटेड। मतलब जिस तरीके की यहाँ पे काम था, जिस तरीके की ऑब्लिगेशंस थी, वो यहाँ पे हो चुकी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एलेक्स गोज टू द लोकल कॉफ़ी शॉप एंड बाइज ए कप ऑफ कॉफ़ी, द barista sells her the coffee in exchange for the cash payment, so it can be said that this is an executed contract. Both the parties have done their part at what the contract stipulates. तो यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कोई पर्सन है, आप यहाँ पे जाते हैं कॉफ़ी शॉप में, आप कॉफ़ी लेते हैं, सामने वाले ने आपको पैसा दिया, रिटर्न में आपने उसको पेमेंट करा और जितना उतना रिटर्न होता था उतना काट के उसने आपको पैसा आपको रिटर्न कर दिया। तो इस केस में आपने कॉफ़ी ले ली और सामने वाले को उसकी पेमेंट भी मिल गई। तो इस तरीके से दोनों की ऑब्लिगेशन ख़त्म हो गई और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद बात आता है एग्जीक्यूटरी या एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? In an executory contract, the consideration is either the promise of the performance of an obligation। यहाँ पे क्या है कि आपके जो बेसिकली चीज़ें हैं वो चल रही हैं अभी भी, यानी कि जो ऑब्लिगेशन है, जो प्रॉमिस है, जो परफॉर्मेंस है आपकी अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। इन सच कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन कैन ओनली बी परफॉर्म सम टाइम इन द फ्यूचर, हैंस द नेम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी फ्यूचर में उस चीज़ को आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो भी कंसिडरेशन आपने पे किया है उसके बदले में जो वापस आपको कंसिडरेशन मिलने वाला है या आप पे करने वाले कंसिडरेशन, तो वो फ्यूचर में आप करेंगे, इन फ्यूचर आप किसी डेट पे करने वाले हैं। हियर द प्रॉमिस ऑफ द कंसिडरेशन सिंपली कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इमीडिएटली। तो यहाँ पे क्या है, तुरंत काम नहीं होता है। जैसे अभी बोला गया कि आपको ये पे करना है या ये करना है, तो आप इन फ्यूचर उसको करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेमेंट के लिए बात करते हैं, जैसे आपके घर पे लाइट का बिल आता है, तो लाइट वाला अगर आके आपके घर पे आता है और आपका मीटर देख के चला जाता है, फॉर एग्जांपल आपके मीटर में कुछ प्रॉब्लम थी, वो कहता है आप मीटर आपका ठीक हो गया है और 15 तारीख के बाद आपका बिल आएगा। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका अभी हो गया, मतलब आपने उससे एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। बट जो बिल की पेमेंट है वो यहाँ पे 15 तारीख के बाद की जानी है, मतलब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, अभी तुरंत नहीं की जानी है, वो आपके कुछ डेट पे यहाँ पे की जानी है। अब बेस्ट एग्जांपल इसका लीज से रिलेटेड होता है। ऑल द कंडीशंस ऑफ ए लीज कैन नॉट बी फुलफिल्ड इमीडिएटली। लीज की सारी कंडीशंस तुरंत यहाँ पे फुलफिल नहीं होती हैं, दे आर परफॉर्म्ड ओवर टाइम। सिमिलरली से एलेक्स डिसाइडेड टू ट्यूटर सम स्टूडेंट इन द फिजिक्स, दे पे ₹2500 एट द start of the month, but here the contract isn't executed since Alex has to still carry out her promise। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको किसी स्टूडेंट को आपने पढ़ाना है, ठीक है, तो उसको आपने बेसिकली क्या किया, एक तरीके से फीस आपने चार्ज करी और उसके बदले में आप उसको प्रॉमिस करते हो कि आप उसका कोर्स यहाँ पे ख़त्म करोगे, जैसे आप लोगों ने मुझे पे किया है। तो ये भी एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म है। तो मेरा जो प्रॉमिस है वो आप लोगों से ये है कि मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। तो ये जो है इसका एग्जांपल यहाँ पे होता है। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, मतलब सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, तो फिर वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट की, जो कि है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जैसे आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, यूनिलेटरल मतलब एक सिंगल पार्ट पे। एज द नेम सजेस्ट दीज आर द वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। इनको वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। इट यूजुअली कम्स इन टू एग्जिस्टेंस व्हेन ओनली वन पार्टी मेक्स ए प्रॉमिस विच इज़ ओपन एंड अवेलेबल टू एनी वन हु विशेस टू और कैन फुलफिल द सेट प्रॉमिस। तो इसके अंदर क्या है कि आपका एक पार्टी की ऑब्लिगेशंस यहाँ पे देखी जाती हैं। जैसे दो पार्टीज़ हैं, दोनों के एक ने अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरी कर लिया, मतलब जो उसको प्रॉमिस था उसने पूरा किया, बट सामने वाले की अभी तक उसका प्रॉमिस को पूरा होना है, अभी तक उसने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे आप दुकान में जाते हो, शॉप में जाते हो और आप उससे कहते हो कि मुझे जो है आप घर पे गुड्स की कुछ डिलीवरी आपने देनी, ग्रोसरी आइटम्स की डिलीवरी देनी है, उसके लिए आप यहाँ पे 4000 रुपीज़ का पेमेंट करके आते हैं। जबकि गुड्स आपने रखी हुई है, उसका कॉस्ट 4000 रुपये है, आप उसको पेमेंट करके आ जाते हो और उससे कहते हो कि आप किसी बंदे से बोल के इसको घर पे भिजवा देना।
तो 4,000 रुपये जैसे ही आपने दिया, अपने पार्ट से आपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर दिया है, मतलब एक तरीके से आपकी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुकी है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट में आ गए हो आप। लेकिन दूसरे पार्टी ने अभी तक गुड्स की डिलीवरी नहीं दी है, तो जब तक गुड्स की डिलीवरी नहीं होती है तब तक हम नहीं कह सकते कि उसने अपने ऑब्लिगेशंस को यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। तो ये होता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसकी अभी तक प्रॉमिस अभी बाकी है जब तक वो गुड्स यहाँ पे आपके घर पे नहीं पहुँचा देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, लॉस्ट हिज बैग, एलेक्स लॉस्ट हिज बैग ऑन ए मेट्रो, सो ही डिसाइडेड टू अनाउंस ए रिवॉर्ड और ₹1,000 टू एनीवन हु finds and return his bag with all its contents. Here, the only one party to the contract, namely Alex. If someone finds and returns his bag, he is obligated to pay the reward. This is the unilateral contract. तो यहाँ पे क्या है, देखिए, अगर एक पार्टी की ऑब्लिगेशंस की बात करें, जैसे आपका कहीं पे बैग खो गया फॉर एग्जांपल के लिए, तो अगर बैग खो गया तो आपको रिवॉर्ड की यहाँ पे घोषणा करते हो कि अगर मेरा बैग मिल गया तो मैं इतना रिवॉर्ड यहाँ पे दे दूँगा। अगर अभी तक आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपने प्रॉमिस किया है और सामने वाले ने कोई भी पर्सन आके आपके सामने बैग लेके नहीं आया है, अगर लेके आएगा तो फिर दोनों पार्टी के प्रॉमिस यहाँ पे पूरा हो जाएगा। बट अभी तक आपका सिर्फ आपका ही प्रॉमिस रहा है जो आप पूरा कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। फिर आता है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बाई कॉन्ट्रैक्ट ए बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन दैट हैज़ टू पार्टीज। तो इसके अंदर दो पार्टीज होते हैं। इट इज़ अ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट कॉमनली नोन एंड अकरिंग। तो ये एक तरीके का नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारे डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है, हम लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम यही कॉन्ट्रैक्ट होता है। हियर बोथ पार्टीज एग्रीज टू टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट्स एंड दस एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या है, दोनों पार्टी जो हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस को मानती हैं और सारी जो एग्रीमेंट्स की टर्म्स होती हैं उनको फॉलो करती हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं। हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको नया, इसका जो बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है इसका नाम रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इन बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स बोथ पार्टीज हैव यूजुअली एग्रीड टू ए टाइम फ्रेम टू कैरी आउट द सेट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इसके अंदर दोनों पार्टीज़ क्या करती हैं, एक डेट फिक्स करती हैं। मीन्स आपने जब भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया जाना है तो उस डेट पे दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जो प्रॉमिस है उसको पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ हाउस, एक घर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है। द बायर पेज ए डाउन पेमेंट एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस एट ए फ्यूचर डेट। बायर क्या करता है, आपको कोई एडवांस देता है, कोई डाउन पेमेंट देता है और कहता है कि बाकी का जो पेमेंट है वो मैं फ्यूचर डेट पे करूँगा। द सेलर गिव्स पोजेसन ऑफ द हाउस टू द बायर एंड एग्रीज टू डिलीवर द टाइटल अगेंस्ट द स्पेसिफाइड सेल प्राइस। तो वो क्या करता है, जो घर है वो रहने के लिए मतलब पोजीशन उसको दे देता है। जैसी डाउन पेमेंट उसको मिलती है वो उसको पोजीशन दे देता है। पोजीशन का मतलब हो गया रहने के लिए उसको बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद वो जो कहता है कि आपको जो ऑनरशिप मिलेगी वो तब मिलेगी जब आप जो है सारे की जो प्राइस है वो ये पे कर दोगे, उसके बाद आपको मैं ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे दूँगा। तो इस तरीके से इन फ्यूचर जब वो प्राइस पे करेगा तो और उनको यहाँ पे ऑनरशिप मिल जाएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसको हम कहते हैं बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। सो आई होप एक सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे जिसके सेंस में हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वॉइड हो जाता है या इनवैलिड होता है या वॉइडेबल होता है। तो ये तो सारे टाइप्स थे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के। चलिए, अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन ना हुआ तो क्या होगा? एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, एक्सेप्शन टू द नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट रूल। सेक्शन 25 ऑल्सो लिस्ट द एग्जम्पशन अंडर विच द रूल ऑफ द नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट होल्ड एज फॉलो। यानी कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन नहीं होता तो उसको हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस हैं जिसके अंदर आपको कंसिडरेशन होना ज़रूरी नहीं होता। एग्रीमेंट के बीच में कंसिडरेशन नहीं हो सकता है, मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे नेचुरल लव और अफेक्शन, अगर किसी प्रकार का कोई नेचुरल लव है, मतलब प्यार है, जो प्यार किसी से भी हो सकता है, माता पिता से, रिलेटिव से, भाई बहन से, किसी से भी प्यार हो सकता है या अफेक्शन हो सकता है। तो उस केस में यहाँ पे दोनों पार्टीज़ के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उससे जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है या जो एग्रीमेंट होता है वो जो है उसके बीच में
इन्फोर्सिबिलिटी भी होती है बट कंसिडरेशन नहीं होता है। इफ़ एन एग्रीमेंट इज़ इन रिटन राइटिंग और रजिस्टर्ड बिटवीन टू पार्टीज इन क्लोज रिलेशन बेस्ड ऑन द नेचुरल लव और अफेक्शन देन सच एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल इवन विदाउट कंसिडरेशन। तो ये क्या है, इसके बीच में जब भी बात आती है ब्लड रिलेटिव्स की या स्पाउस की या अदर जो रिलेशंस हैं हमारे उनकी, तो उसके बीच में जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जो भी एग्रीमेंट होता है वो विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, उस केस में ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। तो यहाँ पे जब भी आप कोई एजेंसी क्रिएट कर रहे हैं, एजेंसी बेसिकली क्या होती है, जिसके अंदर एक प्रिंसिपल होता है जिसको ऑनर कहते हैं, और जो उसका एजेंट होता है जो उसके बिहाफ में काम करता है। तो अगर किसी प्रकार की कोई एजेंसी आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है कंसिडरेशन होना। तो उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कर सकते हैं। गिफ्ट का केसेस, जैसे कि आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, द रूल ऑफ द नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई टू ए गिफ्ट। तो यहाँ पे गिफ्ट के केस में अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे क्या है, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 स्टेट्स that the rule of an agreement without consideration being void does not apply to gift made by a donor or the accepted by the donor। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई गिफ्ट आपको मिल रहा है तो उस केस में कंसिडरेशन होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गिफ्ट आपको वन साइडेड मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि तू मार्केट से मेरे लिए गिफ्ट लेके आ और उसके बदले में मैं तेरे को पैसा दूंगा, फिर वो गिफ्ट नहीं हो गया ना, फिर तो वो परचेजिंग हो गई है। तो गिफ्ट तो बेसिकली यूनिलेटरल फॉर्म में होता है। तो गिफ्ट के केस में कंसिडरेशन होना ज़रूरी नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये है इसका। फिर उसके अलावा बेलमेंट, देखिए बेलमेंट क्या होता है। बेलमेंट हो स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है एक, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बोलते हैं। सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस बेलमेंट एज ए डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, गुड्स की डिलीवरी होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए। दिस डिलीवरी इज मेड अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट पोस्ट अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस द गुड्स विल ईदर बी रिटर्न और डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सनल ड्राइविंग दैम डिलीवरिंग दैम। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू एफेक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बेलमेंट। अब देखिए जो सबसे एक तरीके का ईजी एग्जाम्पल है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का क्या है कि आपके घर पे कोई डॉग था, ठीक है, और आप उस डॉग को लेके इधर उधर नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उस डॉग को आपने पड़ोस में रखवा दिया, ठीक, पड़ोसी के वहाँ आपने रखवा दिया, और आपने बोला कि जैसे ही मैं वापस आऊँ तब तक आप इसका ख्याल रख लेना, और जैसे ही मैं वापस आऊँ तो मैं अपने डॉग को वापस ले लूँगी। इसको कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कंसिडरेशन का होना, क्योंकि वो आपका पड़ोसी था, इस वजह से वो टेक केयर कर रहा है उसकी। तो जैसे ही आप आओगे तो उस केस में अगर आप चाहते हो उसको वापस लेना तो वापस ले लोगे। अगर आपने उससे बोला है कुछ मैं पैसे तेरे को दे दूंगा या कुछ ऐसा, तो वो भी आप दे सकते हो। लेकिन इसके अंदर लीगली कंसिडरेशन होना ज़रूरी नहीं है, मस्ट नहीं है कंसिडरेशन होना। और उसके अलावा यहाँ पे जो गुड्स है या तो रिटेन की जा सकती है या तो रिटर्न की जा सकती है, या तो ऐसा भी हो सकता है, बेलर और बेली होते हैं इसके अंदर। बेलर को हम लोग बोलते हैं ऑनर, और बेली वो होता है जिसके पास में आपने गुड्स को छोड़ रखा है। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो इस केस में ये भी एक्सेप्शन है बेसिकली कंसिडरेशन का केस में। फिर है चैरिटी। चैरिटी पर्पज़ के लिए अगर कोई पैसा आपने दे रहे हैं तो उस केस में भी आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता, तो ये भी कंसिडरेशन का फॉर्म में नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट बनता है बट यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होता है। इफ़ ए पर्सन अंडरटेक्स ए लायबिलिटी ऑफ ए प्रॉमिस ऑफ अनदर टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी देन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड। इन दिस केस नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट रूल डज नॉट अप्लाई। तो चैरिटी के केस में भी ये अप्लाई नहीं होता है। तो इस तरीके से इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, और ये लास्ट में था किस किस केस में हमारे जो कंसिडरेशन है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकते हैं। और इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो कि किसी भी माइनर के साथ में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसके अलावा विदाउट कंसिडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहले तो वह कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, अगर वो एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट से अगर उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं होगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म ले ही नहीं सकता।
तो इस तरीके से ये जो है आपका पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने डिस्कस किए हैं आपसे, और इसके अलावा कैसे कैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्या हमारे कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब कुछ हमने इसके अंदर डिस्कस किया है। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गए होंगे, सारी चीज़ें क्लियर कट इसके अंदर हैं, कोई फालतू के थ्योरी या सब कुछ इसके अंदर नहीं डाला गया है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम टेकिंग होती है। तो हम टू द पॉइंट सारी चीज़ें कवर करते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली आप फर्दर चीज़ों पे न जाके डायरेक्टली पॉइंट को यहाँ पे पकड़ें, और जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट की क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, राइट। सो अगर कोई इसमें डाउट रहता है आप लोगों को तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, और अभी तक जिसने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो गिवन नंबर पे आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं और फुल कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगी टाइम टू टाइम, वीडियोज़ प्लस PDF हर डे आपको मिल रही हैं। तो इसको अपनी प्रिपरेशन कीजिए, और साथ में MCQ की प्रैक्टिस आप खुद से यहाँ पे कर सकते हैं। MCQ की प्रैक्टिस हम लोग इसके कोर्स को कंप्लीट होने के बाद हम लोग MCQ भी इसके करेंगे, और रिवीजन भी हम लोग करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जब एग्ज़ाम टाइम होगा तो उस समय हम रिवीजन भी इसकी करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई एक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।